नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपकी एग्जाम की तैयारी को और भी धारदार बनाएंगे। चलिए सीधे उन सभी जरूरी खबरों और फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है और उन्हें ऐसे समझेंगे कि वो दिमाग में बस जाएं। तो ये हैं हमारे आज के 5 अहम सेक्शंस। एक एक करके हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी की। मतलब वो पहले जो दिखाती हैं कि कैसे डिजिटल इंडिया असल में पब्लिक सर्विसेज का चेहरा बदल रहा है और आम आदमी की जिंदगी को आसान बना रहा है। तो सवाल यही है कि गवर्नेंस और सिटीजन सर्विसेज को सुधारने के लिए हाल ही में कौन-कौन से बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म सामने आए हैं। चलिए एक एक करके इन्हें जानते हैं। तो देखिए, यहाँ हर पॉइंट एक गेम चेंजर है। पहला, फर्टिलाइजर सब्सिडी में पारदर्शिता लाने के लिए एक नया ई-बिल प्लेटफॉर्म। दूसरा, पानी के बेहतर मैनेजमेंट के लिए जल सेवा आंकलन। और हाँ, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे भूल सकते हैं। गुजरात और दिल्ली दोनों ही इसे गवर्नेंस में अपना रहे हैं। और आखिर में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसने सफलतापूर्वक अपने 9 साल पूरे कर लिए हैं। अच्छा, अब ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं करंट अफेयर्स को स्टैटिक जीके से जोड़ना। ये जो नया ई-बिल प्लेटफॉर्म है ना, इसकी जड़ें जुड़ी हैं 2010 की न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी यानी एनबीएस स्कीम से। तो एग्जाम में एनबीएस स्कीम पर सवाल बन सकता है। इससे पता चलता है कि कैसे पुरानी पॉलिसीज को नई टेक्नोलॉजी से अपग्रेड किया जा रहा है। चलिए अब रुख करते हैं इकोनॉमी की तरफ। कुछ ऐसे नंबर्स और अपडेट्स जो न सिर्फ देश का हाल बताते हैं, बल्कि जिनसे आपके एग्जाम में सीधे सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो 2025 के आखिर में इंडियन इकोनॉमी का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा? खासकर जीएसटी कलेक्शन, डिजिटल पेमेंट्स और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स में क्या बड़े माइलस्टोन्स हासिल हुए? आइए इन सब पर एक नजर डालते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 21.6 बिलियन। सिर्फ एक महीने में इतने यूपीआई ट्रांजैक्शंस, और वो भी 29% की उछाल के साथ। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है दोस्तों, ये भारत के डिजिटल रेवोल्यूशन की कहानी है। आज हमारा यूपीआई सिस्टम पूरी दुनिया के लिए एक केस स्टडी बन चुका है। तो इन नंबर्स का मतलब क्या है? आइए आसान शब्दों में समझते हैं। जीएसटी कलेक्शन बढ़ा, मतलब बाजार में एक्टिविटी अच्छी है। स्मॉल सेविंग स्कीम्स की दरें वही हैं, यानी छोटे निवेशकों के लिए स्टेबिलिटी है। और एटीएम कम हो रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि लोग डिजिटल पेमेंट्स जैसे यूपीआई ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर पिक्चर काफी पॉजिटिव है। और इकोनॉमी से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर, और इस बार एग्रीकल्चर सेक्टर से। ये एक ऐतिहासिक पल है। भारत ने चीन को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे बड़े चावल उत्पादक का खिताब हासिल कर लिया है। एग्जाम के लिए ये फैक्ट नोट कर लीजिए, बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंटरनेशनल और डिफेंस न्यूज़ की। वो खबरें जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी और दुनिया में हमारी पोजीशन से जुड़ी हैं। तो आखिर भारत अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत करने के लिए क्या नए स्ट्रैटेजिक कदम उठा रहा है और ग्लोबल पार्टनरशिप में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। और ये देखिए एक बहुत बड़ा डिफेंस माइलस्टोन, प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण। ये आत्मनिर्भर भारत का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसका सफल लॉन्च दिखाता है कि हमारी स्वदेशी रक्षा क्षमताएं कितनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अब एग्जाम के नजरिए से इस मिसाइल के बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। पहली बात, ये एक सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी SRBM है। इसकी रेंज है 150 से 500 किलोमीटर। और सबसे खास बात, इसे DRDO ने डेवलप किया है। इसका काम है टैक्टिकल बैटलफील्ड में दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे टारगेट्स को तबाह करना। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो हाल ही में खबरों में रहे हैं। अपॉइंटमेंट्स, अचीवमेंट्स, ये सब एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। तो 2026 की शुरुआत में कौन से बड़े नाम सुर्खियों में आए, आइए एक नज़र डालते हैं। तो यहाँ कुछ ज़रूरी अपॉइंटमेंट्स हैं। तरुण गर्ग ह्युंडई मोटर इंडिया के नए MD और CEO बने हैं, और खास बात यह है कि वो इस पद पर आने वाले पहले भारतीय हैं। राकेश अग्रवाल NIA के अंतरिम DG बने हैं। बरहम साले UN के हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, और रश्मि शुक्ला जो महाराष्ट्र की पहली महिला DGP थीं, अब रिटायर हो गई हैं। ये सारे नाम याद रखने वाले हैं। जैसा मैंने अभी बताया, तरुण गर्ग की नियुक्ति एक हिस्टोरिक फर्स्ट है। पहली बार किसी भारतीय को ह्युंडई मोटर इंडिया का टॉप पद मिला है।
ये ऑटो इंडस्ट्री और इंडियन लीडरशिप के लिए भी एक बहुत बड़ा पल है। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, कल्चर, स्पोर्ट्स और एनवायरनमेंट। यहाँ हम बात करेंगे फेस्टिवल्स से लेकर स्पोर्ट्स रिकॉर्ड्स तक और वाइल्ड लाइफ से जुड़ी दिलचस्प खबरों पर। तो इन फील्ड्स में क्या-क्या स्टैंड आउट मोमेंट्स रहे, चलिए जल्दी से एक राउंड अप करते हैं। तो देखिए, क्रिकेट में दीप्ति शर्मा T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फेस्टिवल्स की बात करें तो मणिपुर में काबुई समुदाय का गान नगाई त्योहार शुरू हुआ। वाइल्ड लाइफ से कमाल की खबर है, कर्नाटक में पहली बार एक बेहद रेयर सैंडलवुड लेपर्ड देखा गया। और हाँ, दीव में दूसरे खेलो इंडिया बीच गेम्स भी शुरू हो गए हैं। और खेलो इंडिया जैसे इवेंट्स के पीछे की भावना यही है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये सिर्फ मेडल जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि देश को स्पोर्ट्स के जरिए जोड़ने के बारे में है। और आखिर में दो अहम शख्सियतों को हम याद करते हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी और मशहूर आर्ट डायरेक्टर के शेखर। दोनों ने अपने अपने फील्ड्स में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो अंत में एक सवाल हम सबके लिए है। आज हमने भारत के विकास की जो कहानी देखी, इस कहानी में हम और आप अपनी भूमिका कैसे निभा सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। आज की इस ब्रीफिंग में इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।